अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना नकवी। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सरवती साहब। बात दहशतगर्दी के हवाले से साल 2025 हर गुजरता दिन दहशतगर्दी के हवाले से हम देख रहे हैं कि बड़ा ही संगीन, बड़ा ही परेशान कुन हालात कशीदा से कशीदा तर होते जा रहे हैं। दहशतगर्दी के हवाले से हम बात करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है एयर कमोडोर रिटायर्ड हैं खालिद चिश्ती साहब। सर खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। खालिद साहब, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात हम अगर साल 2025 का ही मवाजना करें और हर गुजरता दिन, जनवरी की बात कर लें, फरवरी, मार्च, मई, अप्रैल, मई, जून, अगस्त, यहाँ तक के सितंबर तक, 1 अक्टूबर तक, अभी तक हम अगर मुसलसल 2-3 तारीख की भी बात करें अक्टूबर की, तो दहशतगर्दी के मुसलसल वाक़यात हो रहे हैं। और प्रॉक्सी वॉर, दहशतगर्दी हम भारत से देख रहे हैं, अफ़गानिस्तान से देख रहे हैं, और जितने महाजों पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को अब इंगेज होना पड़ रहा है, आपको क्या लगता है कि हम खातिर खार नताइज हासिल कर पाएंगे? बहुत शुक्रिया सना और मुजम्मिल साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये एक प्रोलॉन्ग फाइट है क्योंकि प्रॉक्सी वॉर, आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे कि ये विजिबल नहीं होती और ये बताकर नहीं आती। टाइमिंग प्रॉक्सी जो ऑपरेटर्स होते हैं या जो मैनिपुलेटर्स होते हैं, जो सारे स्ट्रैटेजिस्ट या प्लानर्स होते हैं, टाइमिंग उनकी मर्जी की होती है, लोकेशन उनकी मर्जी की होती है, इंटेंसिटी उनकी मर्जी होती है, टारगेटिंग उनकी मर्जी की होती है। जब ये सारा होता है तो बहुत बड़ी बड़ी कौमें भी इसके खिलाफ इस तरह इफेक्टिव नहीं लड़ सकती। जब आप दुश्मन के खिलाफ सामने आते हैं, जैसे 6-7 मई का वाकया आपने बहुत अच्छा कवर किया, सामने दुश्मन नजर आ रहा होता है, आपको तादाद भी पता होती है, आपको टाइमिंग्स भी पता होती है, उसकी इंटेंशंस भी पता होती हैं, उसकी ऑलमोस्ट टारगेटिंग स्ट्रैटेजी आपके सामने होती है। बट यहाँ ऐसा नहीं होता। जब भी दुश्मन करेगा वो चुप कर वार करेगा, वो ऐसी जगह पर करेगा जिसको हम अपनी टर्म में, मिलिट्री टर्म में कहते हैं सॉफ्ट बैली को। वो ढूंढेगा कि आपके कौन से ऐसी नाजुक जगह हैं या सेंसिटिव जगह हैं जहां आप उतना ऑन गार्ड नहीं है या ऑफ गार्ड है, ऐसी जगहों पर करेगा, ऐसी इंस्टॉलेशंस को हमला करेगा। जो आपने स्कूल के बच्चों का जो हुआ था आपको याद होगा, ये ऐसी डायमेंशंस हैं और ऐसी ऐसी जगह पर सना वो लड़ाई लड़ी जाती है जहां हम तवक्को नहीं करते, और जाहिर है उधर ही ज्यादा उनके लिए कारगर भी, ज्यादा इफेक्टिव भी इसीलिए ज्यादा होती हैं। तो ये ऑनगोइंग बैटल है। और खास तौर पर आपके चैनल पर भी मैंने कहा था, जब ये मई का वाकया हुआ था और हमने बड़ी इबरतनाक एक नतीजा निकाला था हिंदुस्तान के लिए, उस वक्त भी एक मैंने अपना तज्जिया में कहा था कि ये हिंदुस्तान के पास अब चॉइस ही कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को खुश करना है, उनको सेटिस्फेक्शन देनी है कि हमने वॉर ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया है या करने के करीब हैं। तो अब उनके पास चॉइस ही नहीं है, इसीलिए उन्होंने कहा ऑपरेशन कंटिन्यू है। ये आप देखें, ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू का क्या मतलब है? कंटिन्यू वो उधर तो नहीं कह सकते, लेकिन कंटिन्यू यही है कि वो ऐसी टारगेटिंग करें, स्ट्रैटेजी करें, प्रॉक्सी वॉर करें, अपने स्लीपर सेल को उठाएं। तो ये ऑनगोइंग है, जैसे ये खत्म ना होने वाला सिलसिला उस वक्त तक रहेगा जब तक हम इतनी ज्यादा होलसम ना करें और उनको जड़ों से ना उखाड़ फेंकें। देखिए, आपने कहा सॉफ्ट बैली को टारगेट करते हैं, बच्चों के स्कूल टारगेट करते हैं या जो ट्रेन वाला करते हैं, पर हम देखते हैं कि वो तो अब हमारे एफसी के हेडक्वार्टर को भी टारगेट करते हैं, वो हमारे और जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हैं उनको, यहाँ चेक पोस्ट को भी टारगेट करते हैं। उनको तो हम सॉफ्ट टारगेट्स नहीं कहेंगे ना। जी मुजम्मिल साहब, देखिए, दो तरह की टारगेटिंग, बिल्कुल आपने ठीक कहा। उनकी प्रेफरेंस होती है सॉफ्ट टारगेट। जो हार्ड टारगेट होते हैं, देखिए हमारी फोर्सेस जो हैं, कोई भी दुनिया की फोर्सेस, वो इंटरनली लड़ने के लिए बेसिकली नहीं बनी होती, और टेररिज्म के खिलाफ कंप्लीट जंग जो हम पिछले 30-40 सालों से लड़ रहे हैं उसके लिए नहीं बनी होती। एक तो ये बात है। उसके लिए ये लोग जो होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, आपने नोट किया होगा कि ये दूसरी तरफ भी सॉफ्ट टारगेट्स को एंगेज करते हैं, यानी ऐसे लोगों को एंगेज करते हैं जो जॉबलेस होंगे, अंडर प्रिविलेज्ड होंगे, जो हैव्स और हैव नॉट की तरफ फ्रस्ट्रेटेड होंगे, जिनको सेंस ऑफ बिलोंगिंग या सेंस ऑफ एंगेजमेंट नहीं होगी गवर्नेंस के अंदर। वो समझेंगे हमारी पार्टिसिपेशन इधर भी नहीं है, हमें चले पैसे या लालच या जो भी मिल रहा है, दूसरी तरफ से कुछ तो मिल रहा है, इधर से नहीं मिल रहा। तो ये वन फ्रंट पे जंग कभी भी नहीं लड़ी जा सकती, इसको टू फ्रंट पे लड़ना पड़ता है। एक वो फ्रंट जो हम लड़ रहे हैं, जरा मिलिटरीली लड़ रहे हैं, हवा से लड़ रहे हैं, जमीन से लड़ रहे हैं, और एक होता है पॉजिटिव एंगेजमेंट करके इनको रूट आउट करना। सवात वगैरह में जितने ऑपरेशन हुए थे वो इसलिए हुए थे कि बाद में हमने एंगेज किया, रिहैबिलिटेशन शुरू की, लोगों को सेंस ऑफ बिलोंगिंग आई। तो ये नहीं होता जो हम कह रहे हैं स्टैंड लोन, कि आपने सिर्फ बमबारी की तो इसका वही हल है, चाहे वो जमीन से करें या किसी और मीडियम से करें। तो ये ऑनगोइंग कैंपेन है जिसके अंदर आपने स्कूल भी डेवलप करने हैं, एक हॉस्पिटल भी डेवलप करने हैं, उनको पता हो कि हमारे काम होते हैं, पता हो कि ये जो नुमाइंदे हैं मेरी हुकूमत के हैं, मैंने वोट डाला है, मेरा एहसास करते हैं। तो ये टू प्रॉन्ग जिसको मैं कह रहा हूँ, वो ये तब लड़ी जा सकती है जंग। सिंगल प्रॉन्ग मैं किसी स्टेज पे नहीं कह रहा कि मिलिट्री ऑप्शन ही है सिर्फ, और दूसरी एंगेजमेंट और लोगों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर या लाइफस्टाइल बेहतर अच्छा, करने नहीं, वाली आपने कहा ना कि जो हैव नॉट्स और वो, लेकिन हमने तो अब बलूचिस्तान में देखा है यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स भी इसमें मुलव्वस हैं। अब वो कम पढ़े लिखे तो नहीं है, पीएचडीज हैं या और पढ़े लिखे लोग हैं,
वो भी इस नेटवर्क का हिस्सा नज़र आ रहे हैं, तो हमारी तो पढ़ी लिखी लॉट भी इसका हिस्सा नज़र आ रही है। देखिए मुजम्मिल साहब, अगर आपने लिटमस टेस्ट करना है ना, हमें करना चाहिए सर्वाइवरशिप बायस। एक टर्म होती है सर्वाइवरशिप बायस, मैं वर्ड्स करता चलूँ आपको व्यूअर्स के आसानी के लिए। हम उन लोगों को नहीं, हमें डाटा देखना चाहिए जो हमें नजर आता है, जो नहीं नजर आता वो भी शामिल रखना चाहिए। अगर 2 प्रोफेसर अगर शामिल हो जाए किसी जगह पे, तो आया हम ये कंक्लूड कर लें कि बलूचिस्तान में जितने प्रोफेसर है वो दहशतगर्द हैं? खुदा ना खास्ता, ऐसा नहीं होता। स्टैंड अलोन कोई लिटमस टेस्ट या एक लेबोरेटरी टेस्ट से पास नहीं होता। वो स्टैंड अलोन हो जाते हैं लोग, वो हर जगह हो जाते हैं। अमेरिका में जो फायरिंग करते हैं बच्चे, स्कूलों में मार देते हैं, वो बच्चों की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही होते हैं ना। जो सुसाइड कर लेता है बाद में, वो भी स्टूडेंट ही होता है, पढ़ा लिखा होता है। तो वो सैंपलिंग हमें करनी चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। यानी ये हम 100 में से, अगर मैं आपके व्यूअर्स की और आसानी के लिए कर देता हूं कि आप मिलिट्री हॉस्पिटल में जाएं जंग के बाद, आपको जितने लोग वहां नजर आएंगे फौजी जो जख्मी होंगे, अगर उनकी टांग में गोलियां लगी हैं, उनकी बाजू में लगी हैं, उनके पाँव में लगी हैं, घुटने पे लगी हैं, तो आया आप कंक्लूड करेंगे कि फौज में गोलियां लगती ही सिर्फ घुटनों पर या बाजुओं पर हैं? ऐसा नहीं होगा। बताने का मकसद ये है कि ऐसे लोग जिनको सीने में या सर पर गोली लगती है वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते। तो हमें वो तादाद जरूर गिन लेनी चाहिए जो आपके डाटा या सर्वे या रिपोर्टिंग या एनालिसिस का हिस्सा नहीं बनती। मेजॉरिटी प्रोफेसर अगर 99.99% पीस लविंग होंगे, हमें ये देखना है कि 1% भी क्यों लेओर होते हैं, क्या इंसेंटिव दिया जाता है। तो यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर वो पॉसिबिलिटी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सारे प्रोफेसरों की स्क्रूटनी शुरू कर दें या सारे उस्तादों के पे शक करना शुरू कर दें। तो मेरा ख्याल है वो स्टैंड अलोन, वो जो आपने एग्जांपल दिया है, मैं उससे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। अच्छा, हमें बिगर पिक्चर देखनी है कि मेजॉरिटी टेररिस्ट यूज कौन होते हैं। जो सुसाइड बॉम्ब बांध के जाता है उसकी क्या इंस्पिरेशन है। अच्छा, अब एक और भी बहुत राय है कि कुछ तो ऐसी अनऑथेंटिक अनवेरीफाइड खबरें हैं भी कि हमने कोई सरहद पार जो हैं वो एयर स्ट्राइक्स की भी हैं, सेफ हेवन्स पे टेररिस्टों के, या उस तरफ लोग मरे भी हैं। लेकिन आप इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं कि जहां ये बैठे हैं, जो इनका सेफ हेवन है, वहां पे इनको मारा जाए, बजाय इसके कि इंतज़ार किया जाए कि ये आ जाएं तो इनको मारें? देखिए, मैं किसी सॉवरेनिटी पर कॉम्प्रोमाइज किए बगैर एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी या एयर पावर कमेंट कर सकता हूँ। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि देखिए, हमें ये एंगेज कर, इस वक्त बड़ा आइडियल सर्कमस्टांसेस हुए हैं क्योंकि हमारा सऊदी अरब से डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। सऊदी अरब के बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं ट्रेडिशनली तालिबान के साथ, पॉजिटिव सेंस में। चाइना के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं आजकल। तो हमें एक 4 नेशन, एक कॉन्फ्रेंस या एक सेमिनार या वर्कशॉप या व्हाटएवर जैसे हमें करके कंक्लूड करना चाहिए, और एश्योरेंस सऊदी अरब से भी लेनी चाहिए कि अब हमारा खतरा जो है, हमारी इंस्टेबिलिटी जो है, वो आपकी भी खुदा ना खास्ता इंस्टेबिलिटी है इनडायरेक्टली, तो आप हमें एक टेबल पर बिठा के हमें कन्वर्ज करें। एक बात, फिर हमें एक अश्योर्ड एक एलिमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन भी लेना चाहिए उन्हीं से कि अगर ये ना अमल दरामद हो तो फिर हम हक बजाने में होंगे। ये नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसको एथिकल ग्राउंड ले लेना चाहिए हमें। ये नहीं है कि हम गए हैं मार के आ गए तो हम ये बड़ा अच्छा किया, इसकी नहीं मैं प्राइड ले रहा इस पे। उनको एंगेज करके, तालिबान को भी, जो भी फोर्सेस हैं, चाइना को, सऊदी अरब को या कोई और भी मुल्क को, उनको एंगेज करके ये कहें कि देखिए हम नहीं चाहते उधर जाना, आप खुद मैनेज कर लें। या आप ये मान जाए कि आपके बस में नहीं है तो फिर हमें कर लेने दें, तब कंक्लूजन हो सकता है इस तरह का। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मुसलसल वाक़यात। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 18 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा ज़िला केश में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 अलग अलग कार्रवाइयों में फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 13 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। और मुसलसल हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं। इस पर बात करेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। हारिस नवाज साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हारिस साहब, सूरत हाल बड़ी परेशान कुन है। हर रोज़ कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब दहशतगर्दी के वाक़यात हम नहीं देख रहे हैं, और पाकिस्तान के पास इस बात के सबूत मौजूद हैं कि भारत पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से फसाद कर रहा है, फितना कर रहा है, दहशतगर्दी करता है। प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। आपको नहीं लगता कि अब हमें ज़्यादा विजिलेंट रहना होगा? जी बिल्कुल। और इसमें देखें, आपको पता है कि जिस तरीके से इंडिया कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी कंटिन्यू है, ये उसी की कोऑर्डिनेशन की हुई है। ये जो आप बलूचिस्तान में जो कर रहे हैं, उसको केपीके में कर रहे हैं, ये इट्स पार्ट ऑफ दैट। और अभी इनकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन उसी इंटेंसिटी से ये फितने मारे भी जा रहे हैं। आपने खुद भी बताया, और आपको पता है तश्कीलें 40 से 50 हमने इकट्ठी मारी हैं, और फिर वीडियो में देख के कहते भागते फिर रहे हैं, चुप रहे होते हैं।
इशू ये कि आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान की बात दुनिया में सुनी जाती है। पाकिस्तान को एक बहुत हाई स्टेचर मिला हुआ है। पाकिस्तान बिकम अ रीजनल स्टेबलाइजर इस एरिया में। दुनिया पाकिस्तान को समझ रही है। आई थिंक आई पर्सनली फील कि इस वक्त हमें ये चाहिए कि इस्लामाबाद में तमाम दुनिया के एम्बेसडर मौजूद हैं, उनको मिनिस्टर इंटीरियर, उसके बाद आई थिंक मे बी DGI बैठ के फैक्ट्स एंड फिगर के साथ उनको सबको बोझियत भी दें, उनको बताएं भी कि व्हाट इंडिया इज डूइंग और किस तरह पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, इंडिया जो भी कर रहा है उसके पास सेफ हेवन्स हैं, सब कुछ है। देखें, एक सवाल ये है कि हमारी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस का जो ऑपरेशन है, आप क्या समझते हैं कि हम कितने अरसे में इसको क्लियर कर लेंगे, बलूचिस्तान को और KP को? क्योंकि ये दो सूबे हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तरफ TTP है, एक तरफ BLA मजीद ब्रिगेड है। क्या हमारी कैपेसिटी क्या है कि हम इनको कब तक क्लीन कर लेंगे? मुजम्मिल साहब देखें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 12 एक बात की है कि वी आर डिटरमिन्ड टू एलिमिनेट टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान। इसके लिए हमें जितनी कुर्बानी देनी पड़े, जहादियत देने पड़े, करेंगे। 200 ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर डे हम कर रहे हैं। द इशू इज जब तक ऑल एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर्स और इलीगल स्पेक्ट्रम, जिसमें हुंडी का पैसा भी आता है, स्मगलिंग का भी आता है, नार्कोटिक्स का भी आता है, और ये आके फाइनेंशियल टेररिज्म में इनको मिलता है, वो हम स्टॉप नहीं करते तो हम मारते रहेंगे। पीछे से एक नई स्ट्रीट, एक स्केप आती रहेगी। सो इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से अपनी जितनी मिनिस्ट्रीज हैं जो इनको डील करती हैं, एवरीबॉडी हैज टू बी इन लाइन विद द आर्म फोर्स। अकेले देखें, फौज तो कब लड़ रही है, मार रही है, अब कितने हमारे अफसर शहीद हो रहे हैं, टुक शहीद हो रहे हैं, इनको हम मारते जा रहे हैं, पीछे से आ रहा। तो बॉर्डर कैसे सील करना है, इनका पैसा हमने कैसे आना बंद करना है, ताकि जब पैसा नहीं होगा तो खुद वो अपनी मौत से मर जाएंगे, जो इनका मेन अट्रैक्शन है। होलसम एफर्ट चाहिए पूरे मुल्क की। आपको खबर आ जाती है मेजर अदनान शहीद हो गए, ये बहादुरी से किया, बट देन somebody is accountable। वो देखें नहीं, पर बॉर्डर देखें, लेकिन बॉर्डर्स को सील करना भी तो फौज की ही जिम्मेदारी है, वो सिविल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो नहीं है। बॉर्डर्स भी फौज के पास हैं। देखें मुजम्मिल साहब, वहाँ पर वो सिविल आर्म फोर्सेस भी हैं, उसके साथ जो बॉर्डर पर ट्रेड होता है उसके लिए वहाँ कस्टम भी है। उसके बाद वहाँ पर ये जितने ये FBR के जो लोग हैं वो वहाँ पर बहुत ज्यादा होने चाहिए, ताकि कहीं से भी कोई इनको मदद ना मिल सके। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस तो पूरा कर रही हैं, लेकिन वहाँ पर माउंटेन टेरेन में ये पोरस बॉर्डर है, स्टिल कहीं ना कहीं से सब रास्ते मालूम है, ये आते हैं और साथ निगोशिएट करें तालिबान गवर्नमेंट के साथ। वो भी हमें चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी वो भी चाहिए ना, कि उनको समझाएं कि मेक देम अंडरस्टैंड। देखें, हम आपके लिए क्या कुछ करते हैं, आपको गंदम देते हैं, चीनी देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, अफगान ट्राजन देते हैं, आपको हर किस्म की सहूलत देते हैं, कोई शिकार नहीं हम करते हैं। हम आपसे एक चीज मांगते हैं कि आप दो में अपनी सरजमीन किसी इस्तेमाल न करने दें। अगर आप वो भी नहीं करते हैं तो फिर मुझे ये बताइए कि फिर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन रह जाते? That is a problem। फिर हम उनको कहेंगे, फिर then we will go for। पर अब हम अफगानिस्तान में देख रहे हैं कि जो प्रो पाकिस्तान फोर्सेस थी, मतलब सिराजुद्दीन हक्कानी वगैरह, उनको हटा दिया गया है और अब मुल्ला हैबतुल्लाह वगैरह ने वहाँ इंटरनेट बंद रहा है, थोड़ा थोड़ा बहाल हो रहा है। लेकिन वहाँ भी अब देख रहे हैं कि प्रो पाकिस्तान जो अफगानिस्तान रजीम में लोग थे वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। That is very serious situation। यही तो प्रॉब्लम है कि आप कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, किस गवर्नमेंट के सपोर्ट में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इस वक्त कैसे आ रहे हैं, जब अमेरिका बैकग्राउंड में भी आना चाह रहा है, इधर इंडिया का इन्फ्लुएंस वहाँ बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। क्या आप अमेरिकन को कह सकते नहीं कि आप फॉर गॉड से आप इंडिया को कंट्रोल करें? जब हम उनसे इस तरीके से मिल रहे हैं, हमारी बात को माना जा रहा है, वी मस्ट टेल अमेरिकन कि जी ये इंडिया देखे कर रहा है पाकिस्तान डिस्टेबलाइज करने के लिए। मैं तो एक और कहता हूँ, गुलबचन जादेव को अभी एग्जीक्यूट करके ना छोड़े। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंडिया मानता है, चाइना मानता है, अमेरिका ने कभी माना है, इजराइल ने कभी माना है। इसको एग्जीक्यूट करें, इसकी बॉडी बैग भेजें इंडिया में, लेट्स सी व्हाट हैपन। आइंदा की जरूरत नहीं होगी। लेट्स स्टैंड ऑन दीस थिंग इश्यूज के ऊपर। हमने रखा हुआ 10 साल क्यों रखा हुआ है? सॉर्ट आउट करें इसको, पता चले दुनिया को कि ये कैसे एक सर्विंग कमांडर पाकिस्तान में आकर
कि हमारे लोगों कितने लोग इससे शहीद करवाए हैं। तो इसलिए हमें इंडिया को, अमेरिका को कहना है जी इसको रोके, ये आपके सामने क्या हरकतें कर रहा है पाकिस्तान। ग्लोबल टेररिज्म, आज पाकिस्तान अगर खामोश हो जाए, ये पूरे दुनिया में टेररिज्म फिर उस तरह शुरू हो जाएगा। अच्छा हारिस इसलिए साहब, हमें ये अपना केस लेकिन रखना है। लेकिन हारिस साहब, एक आप सवाल। देखें ना, हमें प्रॉब्लम अफगानिस्तान से भी है, ईरान से भी है। ये जो बलोच हैं इनको नहीं, ईरान में भी सेफ हेवन अवेलेबल है। लेकिन अभी मतलब जब से इंडिया को ईरान ने किक आउट किया बिकॉज ऑफ मोसाद को, उनका जो गठजोड़ था जिसमें उनके वो साइंटिस्ट भी मारे गए हैं, कमांडर भी मारे गए, तो इंडिया ने इनको किक आउट कर दिया। जी, दे आर नॉट इन गुड टर्म, दे नाउ पाकिस्तान में सपोर्ट कर रहे हैं। सो वहां पर बीएलए को ना ट्रेनिंग मिल रही है, ना उनको सेफ हेवन मिल रहा है। इट इज ओनली नाउ अफगानिस्तान। ठीक है। इसलिए इस वक्त और अच्छा मौका है कि हम, हाँ, ईरान से हम बात ये करें कि ईरान का बड़ा इन्फ्लुएंस है नॉर्दर्न कमांड के अंदर अफगानिस्तान में। सो ईरान, पाकिस्तान, चाइना एंड ईरान मिल के अगर ये नेगोशिएट करेंगे, इट विल फ्रूटफुल एंड देयर विल रिजल्ट ऑन इट। हारिस साहब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस की अगर बात कर लें, पाकिस्तान ने हमेशा से अफगानिस्तान को वेलकम किया है और कितने दहाइयों से अफगानी यहाँ पर मुकीम थे। इसके अलावा पाकिस्तान को अफगानिस्तान से क्या मिला? क्लाशनकोफ कल्चर, दहशतगर्दी और स्मगलिंग। इसके बरक्स पाकिस्तान की पॉलिसी आज भी बड़ी लीनियंट रही कि अफगानिस्तान को हमें इंगेज करना है, तालिबान गवर्नमेंट को इंगेज करना है ताकि पीस पाकिस्तान में पॉसिबल हो सके। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी कहाँ पर आकर वीक हो जाती है कि हम उनको, अफगानियों को, अफगानिस्तान को इंगेज नहीं कर पाते? देखें, पाकिस्तान को हमें चाहिए कि उनको इंगेज ज्यादा करें। आप मुझे बताइए कि कितने अफगान तालिबान के इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर पाकिस्तान आए नेगोशिएट करने के लिए? हाउ मेनी टाइम्स वी हैव गॉन देयर? वेरी लिमिटेड। सो इंडिया इज हैविंग एन इंटरेस्ट ओवर देयर। वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, आई एम श्योर फंडिंग भी कर रहा है, कंट्रोल भी कर रहा है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये हमारा इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब उनकी रिक्वायरमेंट देखें, क्या प्रॉब्लम उनको पाकिस्तान से क्या तहफ़्फ़ुज़ात है। फिर सेकंड ये कि अफगानी जो यहाँ बैठे हुए हैं वो एक बहुत बड़ा हैजर्ड है। अभी हम बात वापस करने की बात करते हैं, फिर अफगान को प्रॉब्लम होती है। सो आप एक स्टेप तो लेना, या तो आप वाकई कहते हैं हम अफगानियों को वापस करें, करते नहीं है। ये सेफ हेवन है इनके लिए, यही ये नर्सरी भी है इनके लिए। अगर वो हमारी बात अफगानी नहीं मानते, देन वी शुड से ठीक है प्लीज टेक लो, हमने बहुत मेहमानदारी कर दी, टेक योर पीपल बैक। हम उनको बड़े एहतराम से वापस भेजें, तब इनको पता चलेगा इकोनॉमिक क्रंच कैसे आएगा इनके ऊपर। सो वी हैव टू वर्क आउट स्ट्रैटेजी। और उसमें प्रॉब्लम ये है कि अब केपी की गवर्नमेंट आपके साथ नहीं है, खुला खुला वो कहते हैं बहुत सारे लोगों की ये राय है कि अब पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदर जो टीटीपी की सेफ हेवन्स हैं उन पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। आप इसको सपोर्ट करते हैं कि हमें आई विल, देखें, लास्ट डिच एफर्ट करने अफगान तालिबान से, अगर वो नहीं मानते then we should go have a correct information telling this and we must go for ये टेक्नोलॉजी यूज करें और स्पेसिफिक जगह पर जाएं, कम से कम वहाँ कोलेटरल डैमेज हो, और हमें ये जाना पड़ेगा। अगर अब ये नहीं करेंगे तो ये सर बढ़ते, ताकि उधर ही हम उनको मारेंगे तो हमारी तरफ आना उनका मुश्किल हो जाएगा। और फिर जब हमारे नज़दीक आते हैं, हमारे वहाँ पर ऐसे हमें खबरें होनी चाहिए कहाँ कॉन्सनट्रेट कर रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, इमीडिएटली अफगान साइड पर ही हम उनको टेक ऑन कर लें, उनको मारें। ड्रोन भी हमारे पास अवेलेबल हैं, हमारे पास मोटर्स भी हैं, एंश्योरिंग के कम से कम कोलेटरल डैमेज जो नाउ, क्योंकि ये अफगान गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं। थर्ड ये ऑप्शन भी है कि अफगान तालिबान को कहें कि आप फर्जों से बात करें, उनको समझाएं कि आपने अगर बात करनी है पाकिस्तान लाइन टर्न को मानते हैं, हथियार डालें, आके मुज़ाकरात करें। अच्छा, ये पिछले दिनों अफगानिस्तान में इंटरनेट बंद रहा और सुना है काबुल में भी बहुत हलचल रही, कोई कू की थी। क्या आपके पास अपडेट है अफगानिस्तान के अंदर के हालात के हवाले से? बेसिकली तो ये हक्कानी ग्रुप को जो उनके थे उनको हटाया था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई हैं, और फिर उन्होंने अब इसको काफ़ी किया। वो आपको पता है कि अफगानियों की प्रॉब्लम क्या है कि अफगानी जो है वो पाकिस्तान के, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, हमने जो कुछ कर सकते थे उनके लिए किया। अमेरिकन के इवैक्यूएशन जब की है उसमें हमने उनकी मदद की है। हमने अभी तक उनके यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर से अभी तक हमारे मेहमान इनको अमेरिकन लेके जाना है, अभी तक लेके नहीं गए हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने कहा होम मिनिस्टर तो कौंसल जनरल ये आए थे अमेरिकन मेरे पास ऑफिस में कि जी हमारे हैं, आप उनको ना निकाले। देन वी सेड, वी टोल्ड मिस्टर वडीर कि जी प्लीज फाइंड आउट, उनको टाइम दे दें
लेकिन भी स्पेसिफिक कितने टाइम में जाने हैं, अभी तक वो बैठे हैं, अमेरिका शुड टेक देम ऑन। तो ये चीजें हमें, अब इस वक्त हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है कि वी कैन टॉक टू अमेरिकन, दे विल अंडरस्टैंड आवर इश्यूज, और वो हमारी बात मसबत तरीके से सुनते हैं। इस वक्त हमें इन चीजों में जोर देना आखिरी सवाल, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें इन TTP से, BLA से मुज़ाकरात करने चाहिए, बातचीत से इंतजार, डू यू सपोर्ट इट? देंगे, बिल्कुल मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। हम मुज़ाकरात उस वक्त करेंगे जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं, उनके खिलाफ हुकूमत बिल्कुल लड़ेगी, उसको हम जो है कार्रवाई करेंगे। हाँ, अगर इनडायरेक्ट मुज़ाकरात होते हैं, दैट हम अफगान तालिबान मुज़ाकरात करते हैं पार्टियों से, TTP से, दैट वी कैन टॉक टू देम इनडायरेक्ट। बट देखें, जो हथियार उठाता है, या तो वो कहें जी हम हथियार नहीं कर रहे हैं, हम 3 महीने की सीज फायर कर रहे हैं, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, देन इट इज ओके। अगर वो हथियार उठा रहे हैं, आ रहे हैं, हमारे लोगों को शहीद कर रहे हैं, हम उनके मार रहे हैं, देन कौन से मुज़ाकरात है? बेशक से तो हम 2-3 महीने के लिए जी बिल्कुल हम सब कुछ खत्म कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं हम मुज़ाकरात और ये जो अमन जिरगे होते हैं, आप इन अमन जिरगों के हक में हैं या आपके ख्याल में डायरेक्ट ऑपरेशन करना चाहिए? ये अमन जिरगे उनको टाइम देते हैं, उनको रिकंसोलिडेट होने का टाइम देते हैं? नहीं, देखें, ये एक हमारी प्रॉब्लम ये भी है कि जहां भी हम ऑपरेशन करते हैं, इंटेलिजेंस ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद जब फौज वहां सिक्योरिटी फोर्स निकलती है, देन समबडी हैज टू कम एंड फिल द गैप, एंड दैट इज द वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ के लोग और वहाँ के सरदार, कम से कम उनको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप फौज निकलती है फिर आके बैठ जाते हैं, तो उनको बताना चाहिए जी अभी आप इसके बाद अगर कोई टेररिस्ट आता है आपके एरिया में, आप वेपन एमुनिशन आपके पास होता है, आप हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। बजाय थे वो आपको हैंडसम बना लेते हैं, ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करते हैं। और मलिक को जरूर बताना चाहिए कि ये KP की गवर्नमेंट का काम है जो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, उनको बताना चाहिए कि जी आप जरगा करें और हम उसके हिसाब से चलेंगे, लेकिन वो जरगा जो पाकिस्तान के मसाइल हल करे, ना कि वो जाके टेररिस्ट को सपोर्ट करें। दैट डजंट हैव टू कम, वी हैव टू एंश्योर कि इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हारिस साहब आपके वक्त का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। बात ओवरसीज़ के हवाले से, पाकिस्तानी सियासत में ओवरसीज़ आजकल बड़ी तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं और हुकूमत ओवरसीज़ को बड़ी तेज़ी से इंगेज कर रही है। और इसी हिसाब से अमेरिका का दौरा हुआ, बरतानिया का दौरा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका में भी जब दौरे किए हैं ओवरसीज़ से, उन्होंने ख़िताब किया है, उनसे मुलाकात की है, उनके सवाल और जवाब का सेशन हुआ। इसके अलावा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने भी बैरून मुल्क ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इज्तिमा से शिरकत की है और वहाँ भी सवाल और जवाब का सेशन था। अब इस पर बात करेंगे कि ये कितना सेशन सक्सेसफुल हुआ। मुज़म्मिल साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब बैरिस्टर अमजद मलिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। अमजद साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अमजद साहब, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि ओवरसीज़ को हम बड़ी तेज़ी से इंगेज करें, गवर्नमेंट की तरफ मेरा इशारा है, तो आपको क्या लगता है कि ये सक्सेसफुल भी हो पा रहे हैं या नहीं? क्योंकि उसके बरक्स हम देख रहे हैं कि ओवरसीज़ जहाँ भी होते हैं, जिस मुल्क में भी होते हैं, कहीं ना कहीं एहतजाज ज़रूर करते हैं। देखिए, ये बैरून मुल्क दुनिया में एहतजाज तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, लेकिन जो मिथ थी कि शायद ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ उस तरह अटैच नहीं है जिस तरह से चाहिए, वो मेरा ख्याल ये तोड़ दिया है। आसिम मुनीर साहब बेल्जियम में उन्होंने ख़िताब किया और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बनियान अल मरसूस के बाद पहली दफ़ा लंदन में इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों से ख़िताब किया। और जिस तरह उनको पजीराई हुई है, जिस तरह उन्होंने जंग के बारे में और फिर सीज़ फायर के बारे में बात किया, और जिस तरह जब भारत के त्यारे गिराए हैं उसके बारे में बता रहे थे, तो आपको उनका जो इश्तियाक था या उनकी जो दादो तहसीन थी वो दीदनी थी। लोग बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट किया और फुली बुक वो जैम पैक जो उनकी जो वेलकम थी, और बहुत सारे लोग बाहर रहे, जिसके जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर का जो एड्रेस था उसको देखने के लिए लोग जो है वो दूर दराज से आए। मेरे ख्याल में $35 बिलियन की सरमायाकारी करने वाला जो कमोडिटी है पाकिस्तान के साथ, उसका रहना ही चाहिए और पाकिस्तान की हुकूमत को भी उनके साथ एंगेजमेंट के प्रोसेस को टू वे ट्रैफिक में बदलना चाहिए, जो कि हो रहा है। नहीं, पर आपने लंदन की बात की कि लोग बाहर खड़े थे, बाहर तो लड़ाई हो रही थी ना।
ये लड़ाई बाहर थी तो वो अपने लोग खड़े किए हुए थे, वो दूसरी तरफ मुखालिफ फ्रीक के अपने लोग थे, बाहर तो लड़ाई हो रही थी, पुलिस आ रही थी। ये बरतानिया है और वहाँ पे लोगों को शख्सी आज़ादियाँ हैं। अगर लोग को इक्का दुक्का लोग वहाँ आए भी थे तो ये उस सोसाइटी का हुस्न है कि वो अलाउ करते हैं कि अगर इतने बड़े इवेंट के बाहर भी अगर कोई पिकेटिंग करना चाहता है, आके प्रोटेस्ट करना चाहता है, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। लेकिन उसके मुकाबले में लोकल जो डायस्पोरा है उन्होंने भी आके पाकिस्तान की जंग में फतह को सेलिब्रेट किया, उनको काउंटर किया। लेकिन अंदर जो मजमा इकट्ठा था, उन्होंने जिस तरह वज़ीर आज़म की पजीराई की, और वज़ीर आज़म जो कि इतने स्टॉलवॉर्ड स्पीकर नहीं है, वो इतनी पॉलिटिकल स्पीचें कम करते हैं इस तरह, उन्होंने भी खुलकर जो है वो अपनी तकरीर की और दादो तहसीन समेटी, और उन्होंने खुलकर बताया कि हम पाकिस्तान के बारे में क्या चाहते हैं, हम कशकोल तोड़ना चाहते हैं। चले हम यही पूछ लेते हैं, खुलकर बताया तो हमें बताएं कि क्या चाहते हैं। सिर्फ पंजाब एक सूबा है जिसके पास ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन है जी, सिर्फ ना सिंध में है, ना बलूचिस्तान में है, ना केपी में है, सिर्फ पंजाब के पास ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन है जिसके आप वाइस चेयरमैन हैं जी। ये क्या करता है, या एक सेरेमोनियल ओहदा है आपके पास? नहीं, मेरे पास तो एक वाइस चेयरमैन का ओहदा है। एक्चुअल चेयरपर्सन मरियम नवाज शरीफ साहबा हैं। हमारे पास एक सीनियर गजेटेड ऑफिसर कमिश्नर हैं, और फिर डीलिंग अफसर हैं जो सीनियर पुलिस ऑफिसर, सीनियर रेवेन्यू ऑफिसर, सीनियर लॉ ऑफिसर एंड IT के लोग। हम ये करते हैं कि पूरी दुनिया को कनेक्ट कर रहे हैं। आप कहीं भी बैठे हैं, आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और वो शिकायत मुतल्लिका DC के पास जाती है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट ओवरसीज़ कमेटी है जो हर माह इसका इजलास करती है और लोगों को सुन के दोनों तरफ से एक मिनटेड ऑर्डर देती है। और इसी सिलसिले में इसी माह में इंशाअल्लाह ताला ख़ुसूसी अदालतें तश्कील दी जा रही हैं जो 6 माह में लोगों के मुतल्लिका मामलात का, रेवेन्यू मामलात का, कब्ज़ा के मामलात का फ़ैसला करेंगी। और इंशाअल्लाह ताला हम पीरा से भी बात कर रहे हैं ताकि बाद में उन ऑर्डर्स को इन्फोर्स करने के लिए पीरा की खिदमात हासिल की जाएँ, ताकि लोगों को ये जो कब्ज़ा माफिया से डर है या इन्वेस्टमेंट में जो रुकावटें हायल हैं उसको दूर किया जा सके। और ये ख़ुसूसी अदालतों में बैरून मुल्क बैठ के लोग पटिशन कर सकेंगे और सफारत खानों के ज़रिए अदालतों में ज्वाइन कर सकेंगे। और 6 माह में मुद्दत इसलिए रखी है कानून में ताकि लोगों को ये जो शिकायत है कि स्टे ऑर्डर के ऊपर छुप के जो पाकिस्तान से बाहर पार्टी है उसको भगा दिया जाता है और यहाँ मुकमका हो जाता है, तो अब ये 6 माह में बगैर स्टे ऑर्डर के जब ये फैसले होंगे तो ये एक मुल्क का इमेज बेहतर होगा ओवरसीज़ की नज़र में। और ओवरसीज़ कमीशन कश्मीर में भी बनाया गया था लेकिन उस तरह इनेक्ट नहीं हुआ जिस तरह पंजाब में है। और वज़ीर आज़म ने अप्रैल के कन्वेंशन में ऐलान किया था कि इसको तमाम सूबों में लेके जाएंगे और डेवोल्यूशन के ज़रिए, क्योंकि ये तमाम सूबों की अब ज़िम्मेदारी है, कानून मौजूद है, उनको चाहिए कि इसको इनेक्ट करें और हर सूबों में ओवरसीज़ के लिए दादरसी के मौके फराहम किए जाए। ओवरसीज को ज्यादा शिकायत क्या है? जब आप ओवरसीज से एक्ट करते हैं उन्हें क्या ज्यादा शिकायत हैं पाकिस्तान में? 2-3 बड़े बड़े मसले हैं। एक तो वो सरमायाकारी करते हैं तो उनको तहफ़्फ़ुज़ की शिकायत है। दूसरा लैंड के सिलसिले में जो जब वो घर बनाते हैं या प्लॉट खरीदते हैं या उसके ऊपर टेनेंट रखते हैं उसमें उनकी शिकायत हैं कि अगर कोई ग्रीवेंस पैदा होता है तो ग्रीवेंस के रेजोल्यूशन के लिए वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अभी भी 1860 का है, पुराना है। वो नया जदीद निज़ाम होना चाहिए। अब डिजिटलाइज वर्ल्ड है। वो कहते हैं 5-6 महीने में, साल में किसी न किसी जगह पे लगना चाहिए या 2-2.5 साल मामूल के मुताबिक है कि लोगों का मामला हल तलब रहता है। और तीसरा वो कहते हैं कि एयरपोर्ट में आने जाने में बेहतरी होनी चाहिए। लाहौर के एयरपोर्ट पर ही 3 फ्लाइटें इकट्ठी हो जाएं तो वो मछली मंडी बन जाता है। वो कहते हैं लाहौर एयरपोर्ट पे उतरें तो ऐसे लगना चाहिए कि जैसे आप दुबई कतर आ गए, क्योंकि वहाँ के अब वो मुल्कों में देखते हैं कि लोगों ने तरक्की किया है, डिजिटलाइज किया है, अंदर उतरते हो कि इमेज आता है पाकिस्तान का। और वहाँ पे वाईफाई फ्री होना चाहिए ताकि लोग एक्सेस कर सकें। और ये और फ़ोन टैक्स है मेरा ख्याल, वो कहते हैं कि हमें अपना एक फ़ोन लाने की इजाज़त होनी चाहिए, 1 विंडो फैसिलिटेशन की होनी चाहिए। वो कहते हैं हम जहाँ भी सरमायाकारी के पीछे जाएँ, पैसा लेके आएँ, हमें बताएं और गाइड करें कि हम किस सेक्टर में सरमायाकारी करें और कोई हमारी इसकी ओनरशिप ले। SIFC इसमें बड़ा अच्छा काम कर रही है लेकिन इसको अदारा जाती शक्ल देने की जरूरत है जो तमाम सूबों में। अच्छा अमजद साहब एक सवाल मामला है, देखे ना जी, उनके प्लॉट पे कब्जा हो जाता है जी, तो उसके बाद वो तो बाहर बैठे हैं जी, तो अब ये जो अदालतें हैं ये वो कब्जा कैसे छुड़ाएंगी?
जी, पहले तो वो शिकायत करेंगे, मुजवजा जो डिपार्टमेंट है, लेट से ओपीसी के पास शिकायत आती है तो हम लाहौर के डीसी को हवाले करेंगे, ओवरसीज कमेटी के जो कन्वीनर होते हैं, कि वो इसको 1 महीने में अपनी कमेटी मीटिंग बुलाएं, दोनों को सुने और एक मिनटेड ऑर्डर दें। अगर वो 1 मिनटेड ऑर्डर देते हैं तो उसके ऊपर अमल होगा, अनलेस कोई पार्टी इसको अपील करती है और वो खुसूसी अदालत में जाती है। अगर खुसूसी अदालत में जाती है तो अब वो पुराना ज़माना नहीं रहेगा कि आप स्टे ऑर्डर ले लें और 3-3, 4-4 साल हुक्म इम्तनाई के ऊपर बैठे रहें। बाहर वाली पार्टी जब भी आए आप अजर्नमेंट ले लें और वो पेशी पे पेशी जो है उस बंदे को पुट ऑफ कर दे। वो अपना करोड़ रुपए का गारा आपको 30 लाख में दे के चला जाए कि मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। अब हम चाहते हैं कि उसकी रेजोल्यूशन, अर्लीस्ट रेजोल्यूशन हो, 6 महीने में केस का फैसला हो, और अगर हाई कोर्ट में अपील भी जाती है तो डेजिग्नेटेड जज होगा, वो 60 दिन में अपील सुन के फैसला। यहाँ अपील करने के लिए आपको फॉरेन नेशनल, केस करने के लिए फॉरेन नेशनल होना चाहिए, आपको मुल्क से बाहर सकूनत पजीर होना चाहिए, आपके पास इधर बाहर का वीज़ा हो, नाइको कार्ड हो, पीओसी हो, या आप बैरून मुल्क किसी भी कैपेसिटी में लीगली सकूनत पजीर हो किसी भी मुल्क में। मतलब विजिट वीज़ा भी हो तो मैं लंदन जाके एप्लीकेशन दायर करके वापस आ जाऊँ। अगर आप विजिटर हैं तो मेरा ख्याल शायद मुश्किल होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी वर्क परमिट पे हैं, आप ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हैं किसी और मुल्क में, तो मेरा ख्याल आप उसकी दादरसी हासिल कर सकेंगे, क्योंकि देन इट विल लुक कि आप इंटेंशन आपकी वहाँ रहने की है। विजिटर तो आप विजिट करते हैं ना, और आपके विजिट वीज़े की शर्त होती है कि आप मखसूस मुद्दत के अंदर अंदर मुल्क में वापस आ जाएंगे। आपको वो राइट हासिल नहीं होते जो स्टूडेंट को, वर्कर को, स्पाउस को या इन्वेस्टर को हासिल होगा। अमजद साहब, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी बहुत बड़ा मसला पंजाब है। में कितने लोग ओवरसीज हैं? आपके ओवरसीज कमीशन के पास कोई डाटा है कि कितने लोग हैं पंजाब? देखिए, हमारे पास जो नाइकोब कार्ड का डाटा है वो मेरे ख्याल में ओवरऑल गैर मुसद्दका 8 से 9 मिलियन हैं जो मुल्क से बाहर मकीम है, लेकिन पंजाब का एज सच डाटा नहीं है कि कौन से लोग किन ज़िलों से हैं, लेकिन वो डाटा तरतीब दिया जा रहा है इस वक्त। मेरा रफ एस्टिमेट होगा कि ये 4 से 5 मिलियन से ज़्यादा होगा। अच्छा, अब एक और बात, ये जो आप ओवरसीज बार कर रहे हैं लोगों को खिताब प्राइम मिनिस्टर के, आर्मी चीफ के, इसकी फंडिंग कौन करता है? रियासत पाकिस्तान इसके पैसे दे रही है? नहीं, मेरा ख्याल ये फंडिंग ओपीएफ के चेयरमैन ने दोनों दफ़ा होस्ट किया है, और मेरी जहाँ तक मालूमात हैं, बेल्जियम वाला तो सेल्फ हेल्प के ऊपर उन्होंने किया था, और जो लंदन वाला है वो चेयरमैन ओपीएफ उसके होस्ट थे, तो आई अस्यूम के ये ओपीएफ ने किया है और वजीर आजम को वहाँ होस्ट किया है ऑन बिहाफ ऑफ द ओवरसीज पाकिस्तानी एंड ओवरसीज मिनिस्ट्री। अच्छा अमजद साहब, ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी ओवरसीज का बहुत बड़ा कंसर्न, जिसे आप मेजर कंसर्न कह सकते हैं, उस हवाले से यकीन दहानियाँ कैसे कराई गई कि सब ठीक हो जाएगा? इक्तिसादी तौर पे आपका बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान इकोनॉमिकली बिल्ड कर रहा है अपने आप को, और हम उस क्वागमायर से निकल रहे हैं जहां डिफॉल्ट का खतरा था। उसमें अब ओवरसीज पाकिस्तानी आपका एक ब्रिज का किरदार अदा करते हैं। आप सऊदी डिफेंस स्ट्रेटेजिक मुआहदा करके आए हैं, आप ये भी तो देखें सऊदी अरब में आपका ब्रिज करने के लिए 26 लाख पाकिस्तानी है। तो आप जहाँ भी जाके बड़े मुआहदे कर रहे हैं, बस अमेरिका में आपका डायस्पोरा है, बहुत ज़्यादा डॉक्टर कम्युनिटी है, पढ़ी लिखी कम्युनिटी है। बरतानिया में आपका 1.6 मिलियन डायस्पोरा है, बहुत सारा मेंबरान पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ लॉर्ड के लोग हैं। जहाँ आपको कश्मीर के ऊपर, जहाँ आपको फ़लस्तीन के ऊपर कुमक चाहिए होती, मदद चाहिए होती, तो हमारे मेंबरान आके आपको वो मॉरल सपोर्ट फराहम करते हैं। इक्तिसादी तौर पर वन विंडो फैसिलिटेशन सरमायाकारी के लिए मेरे ख्याल में एक संगे मील की शक्ल इख्तियार कर जाएगी जब आप लोगों को यहाँ सरमायाकारी की दावत देंगे। उसके लिए ओवरसीज डायस्पोरा आपका एक रिलायबल पार्टनर होगा, जो आपके अपने लोग होंगे और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में आपके साथ आके पार्टनर करेंगे। बाकी जहाँ जगहों पे ऊपर भी इनको देख के फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे और वो आप सऊदी स्टाइल में यहाँ जो है 51-49 के ऊपर कर सकते हैं कि बैरून मुल्क से लोग आएँ और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप में चीज़ें चलाएं। जैसे आजकल प्राइवेटाइजेशन का ज़माना है, अच्छे ग्रोइंग कंसर्न डिपार्टमेंट आप प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए ओवरसीज़ वालों को साथ मिला के कर सकते हैं। आपके सामने सियालकोट एयरपोर्ट और सियालकोट में जो एयरलाइन चली है वो प्रोजेक्ट आपके सामने अच्छा, है कि एक अमजद साहब और बात है, जो हमारी रेमिटेंसेज हैं
जी। वो ज़्यादा तो गल्फ़ और सऊदी अरब वगैरह से हैं मेजर शेयर। हालांकि होना ज़्यादा वेस्ट से चाहिए क्योंकि उनकी करेंसी भी बेहतर है, वहाँ खुशहाली भी बेहतर है, उधर हमारी लेबर क्लास गई हुई है, इधर हमारे पढ़ा लिखा ह्यूमन रिसोर्स किया हुआ है। पर देखा जाए तो हमारी रेमिटेंसेज अरब मुल्कों से ज़्यादा हैं और ये जो इंग्लैंड और अमेरिका से कम है, इसकी क्या वजह है? इसकी दो वजह हैं। एक तो ये है कि अरब ममालिक में जो लोग जाते हैं वो ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में जाते हैं और उनकी फैमिलीज़ मोस्टली जो वर्किंग फैमिलीज़ हैं उनकी बच्चे और फैमिली पीछे रहती है, उनके माँ बाप पीछे रहते हैं। सो वो अपने रोज़ बसर करते हैं वहाँ और वहाँ से पैसा भेजते हैं और पीछे निज़ाम औकात चलता है। यहाँ गल्फ़ और गल्फ़ से बाहर जो ममालिक हैं वहाँ वो लोग नेशनल बन गए हैं, डुअल नेशनल की वजह से वो दोहरी शरीयत रखते हैं, दोहरे राइट्स रखते हैं और वहाँ वो सुकूनत पजीर करके वहाँ मुस्तकिल क़याम करते हैं। गल्फ़ वाले लोग वापस आते हैं किसी ना किसी स्टेज के ऊपर, उनका अकामा ख़त्म होता है या कफ़ील चेंज करते हैं तो वो वापस आते हैं, कुछ अर्सा रहते हैं। जो अमेरिका बरतानिया जाते हैं वो वहाँ से विज़िट करते हैं या कुछ अरसे के लिए आते हैं और वापस जाते हैं। या इस वजह से मेरे ख्याल में रेमिटेंस जो है उनकी ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट की वो तनख्वाह सारी पीछे भेज देते हैं ताकि उनका पीछे घर चले और वही हमारी बेस लाइन है, सपोर्ट लाइन है। दूसरी जो कम्युनिटीज़ हैं यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, वो आपकी न्यूसेंस वैल्यू है। वो आपको जो हमारे ख़िलाफ़ वेस्ट में कोई तहरीक चलती है या हुकूमतें हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ कहीं आती हैं तो वहाँ आपका वो डायस्पोरा एक ब्रिज का किरदार अदा करता है और आपको वो मदद फराहम करता है। अच्छा, एक राय ये भी है, देखें इंडिया के बहुत हमसे ज़्यादा लोग NRI हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन जो हैं, उनकी तादाद पाकिस्तानियों से तो बहुत ज़्यादा है और भी मुल्कों में ऐसे, लेकिन उन्होंने ड्यूल नेशनैलिटी का लॉ नहीं रखा हुआ। पाकिस्तान ने ड्यूल नेशनैलिटी का लॉ रखा हुआ है। एक राय ये भी है कि उन्होंने ड्यूल नेशनैलिटी का लॉ नहीं रखा हुआ, उसने ज़्यादा उनको फ़ायदा दिया है और हमारे ड्यूल नेशनैलिटी के लॉ ने हमें कम नुकसान दिया है। नहीं, ये ड्यूअल नेशनैलिटी तो ऐसे ही है ना कि आपने BA किया है और अब बाद में MA कर लिया है तो आपको कोई नुकसान नहीं है। आपका जो पाकिस्तान में बॉर्न शहरी है वो चेंज तो नहीं हो जाता, जो यहाँ से लिख पढ़ के पैदा हो के तलीम हासिल करके गया है तो वो एकदम से तो उसकी प्लेट नहीं बदल जाएगी वहाँ जाके एक शहरियत लेने से। और फिर आप ये शहरी मुआदे 16-17 मुल्कों से कर चुके हैं, आप इन अकॉर्डेंस विद द लॉ अलाउ करते हैं कि आप दोहरी शहरियत रख लें। जब आप दोनों को अलाउ करते हैं कि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट भी रख लें और बरतानिया का पासपोर्ट भी रख लें तो ये 16 लाख जो शहरी हैं आप उनसे मदद हासिल कर सकते हैं, आप ब्रिज कर सकते हैं, आप इनको पार्टनरशिप में ले सकते हैं रादर देन आप इनसे सिर्फ इस वजह से अनाए हो जाएं कि ये वो इंडिया के पास दोहरी शहरियत नहीं है, इनके पास है तो इनको रगड़ा लगाएं। लेकिन जो इंडिया वाली सिचुएशन है हम भी कर सकते थे, लेकिन हमने तो अपने हराइजन खोले हैं, अपने लोगों को भेजा है और पार्टनरशिप की है और मेरे ख्याल में इट इज़ प्योरली लॉजिकल कि हम इन लोगों को कौमी दायरे में लेके आएँ और इन लोगों को अपने साथ मिलाएं। ये हमें बैरून मुल्क दुनिया में जब हमारे खिलाफ ऑन स्लॉट होती है तो यही दोहरी शहरियत वाले लोग हमें मदद फराहम करते हैं, चाहे हाउस ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे MPs के साथ रब्ता हो। और आखिरी बात, ये 35 बिलियन थोड़ी रकम है। अगर आप इनके साथ एक इंस्टीट्यूशनल रब्ता बहाल करें तो ये अगर आप इनका ओवरसीज बैंक बनाएं तो ये तादाद 100 बिलियन तक जा सकती है। अब आपका ये काम है कि उनको फैसिलिटेट करें कि वो हुंडी की बजाय बैंक टू बैंक चैनल के जरिए पैसा भेजें। बहुत सारे बैंक बन रहे हैं जो डिजिटल बैंक बन रहे हैं, जैसे वहाँ पे मोन्जो और इस तरह के बैंक चल भी रहे हैं। अगर पाकिस्तान भी इस तरह का बैंकिंग सिस्टम स्टेट बैंक के नीचे बनाए और लोग ऐप के जरिए पैसे भेज सके तो ये 35 बिलियन से 100 बिलियन का सफर बहुत जल्दी तय हो सकता है। तो आप इस कमोडिटी को इस तनाजर में देखें कि ये पेग पार्टी है और पाकिस्तान की मदद कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है इनका किरदार। बहुत शुक्रिया अमजद साहब आपके वक्त का। ज़बर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे सना नकवी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए।